आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब अंतिम समय है क्योंकि आपका हर एक काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम सेंटर की तैयारी जोर शोर से चल रहा है, तो ऐसे में अंतिम समय में आपको अंतिम गेस प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है। अब किसी भी विषय में आप पढ़ाई करें तो अंतिम समय सिर्फ आपको रिविजन करना चाहिए, बट उन प्रश्नों के साथ रिविजन कीजिए जो गेस प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आए। तो चलिए अब हम लोग आपके पूरे सिलेबस से आपका सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस का पेपर है, आप जानते हैं 80 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो पूरे सामाजिक विज्ञान का एक शानदार गेस प्रश्नों का मॉडल पेपर, ताकि इससे क्या बेनिफिट हो कि आप मॉडल पेपर में तो 100% सिलेबस का आपका रिवीजन हो जाए, आपको पता चले किस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न आएगा। और गेस प्रश्न जो कि आपका एग्जाम चाहे प्रथम पाली में पड़े या द्वितीय पाली में, आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में यहां से काफी प्रश्न सीधे सीधे टकराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कभी भी क्लास को देखिए मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं यहां पे सही उत्तर बताऊंगा, प्रश्न जरूर रट कर जाइएगा, एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न आने जा रहा है, उत्तर देते चलिए, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे हम लोग। और पूरा जैसे एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वैसे ही ऑब्जेक्टिव है और आगे पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का आप जानते हैं रूटीन वगैरह आ चुका है। 20 फरवरी के दिन आपके सामाजिक विज्ञान का प्रथम और द्वितीय पाली में पेपर होगा। तो दोनों पाली के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 40 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। और आगे मैं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, इस हूबहू इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको देखने को मिलेगा। अब वही चीज हम लोग चर्चा करने ताकि एग्जाम का रूप इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी बताया जा रहा है किस खंड में कितना प्रश्न है, आगे हम लोग पूरा प्रश्न देख लेंगे। अभी पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। चलिए तो एक एक प्रश्न को जरूर रट कर जाइएगा क्योंकि एग्जाम में खूब प्रश्न आएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना है। बट यहाँ पे हम लोग 80 में 80 प्रश्न की चर्चा करेंगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट दिखाई दे। अब चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। कौन जो है एक जैविक संसाधन नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न है। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो पूछा है कौन नहीं है, तो जैविक संसाधन इसमें से कौन नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा। मिट्टी जो है ये आपका बायोटिक रिसोर्स है, नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मछली, पेड़, मानव सभी क्या है, जैविक संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है। पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित रहना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो वन नीति है, उसके अनुसार कितना परसेंटेज जो भूभाग है वो आपका, मतलब कि भारत सरकार टारगेट लेकर चला है वन नीति में कि इतना प्रतिशत भूभाग वन से आच्छादित मतलब कि घिरा रहना चाहिए। तो उसमें वन नीति में बताया गया कितना, 33%, 33%। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब तो अंतिम समय है तो ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, सीधे प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए कितना बारी पूछा गया प्रश्न है, कह महानदी पर कौन सा बांध बना है, कौन सा डैम जो है वो आपके महानदी पर बनाया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध ये महानदी पे बना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा। सीधे अब एग्जाम में कम समय तो कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न उत्तर पे हम लोग फोकस रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न रिपीट होता है तो उसी से प्रश्न है। करेक्ट, टैक्सोल है, टैक्सोल इज, तो टैक्सोल जो है एक एंटी मतलब कि आपका कैंसर ड्रग्स है, मतलब कैंसर रोधी दवा है। तो यहां पे देखिए एंटी कैंसर ड्रग्स ऑप्शन बी पे दिया गया, कैंसर रोधी दवा, तो ऑप्शन बी चौथा का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखिए कभी भी क्लास को देखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर अपने से सोचिएगा। जब क्लास लास्ट होगा तो कमेंट बॉक्स में चाहे आप कभी भी देखें क्लास को, जरूर बताइएगा कि आपका 80 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि इससे हमें भी पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, तो उसी लेवल के प्रश्नों लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे प्रश्न एग्जाम से पहले अब आप पे डिपेंड करता है, आप एक बार देखें इसको, बार बार देखकर याद कर लिया, 2-3 बार में इसको याद कर रट कर जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है।
कह रहा है आपसे इसमें से कौन जो है वो आपका मेटालिक मिनरल नहीं है, मतलब कौन जो है धात्विक खनिज नहीं है। तो जो इसमें से मतलब कि धात्विक खनिज नहीं है मतलब समझिए एक अधातु इसमें दिया होगा, तो यहां पे देखेंगे तो ग्रेफाइट आप जानते हैं अधातु है, तो यही क्या है धात्विक खनिज होगा, नहीं होगा, ये अधात्विक खनिज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। बाकी निकेल, क्रोमाइट, बॉक्साइट ये सभी क्या है आपके धात्विक खनिज है, तो ग्रेफाइट याद रखेंगे। छठा नंबर प्रश्न है, यहां पे देखिए कर रहा है प्रश्न आपसे कि इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। विच ऑफ दिस इज अ रीजन ऑफ टर्शियरी कोल रिजर्व। इसमें से टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र कौन सा है आपसे पूछा गया, तो ध्यान से देखेंगे तो टर्शियरी कोयला भंडार में आपका झारखंड आता है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर क्या पूछा है, कह रहा है प्रश्न आपसे, यहां पे प्रश्न है कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है। ध्यान से पूछा कि कौन जो है नहीं है, तो बॉक्साइट परमाणु शक्ति का संसाधन है, नहीं है, तो बॉक्साइट ऑप्शन बी यहां पे सही उत्तर है। बॉक्साइट से आप जानते हैं एल्युमिनियम का एक खनिज, एल्युमिनियम वगैरह प्राप्त होता है, बाकी यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम ये सभी परमाणु शक्ति का संसाधन है, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, 8 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 8 नंबर, तो कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, 8 डाक क्षेत्रों में, तो ऑप्शन सी 8 का सही उत्तर हो जाएगा, याद करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर क्या पूछा है, कह रहा है इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। कह रहा है विच ऑफ दिस रिवर्स इज द कॉज ऑफ फ्लड इन असम, मतलब असम में किस नदी से बाढ़ आता है मुख्य कारक। जैसे मान लीजिए जैसे किस तरह सोन नदी है तो उसको बिहार का शोक कहते हैं, वैसे ही असम में पूछा जा रहा है, तो असम का मेन बाढ़ का जो प्रमुख कारण है वो है ब्रह्मपुत्र। अब देखिए कहां पे दिया गया ब्रह्मपुत्र, तो ऑप्शन बी पे है ब्रह्मपुत्र, तो ऑप्शन बी 9 का सही उत्तर है। याद करते चलिएगा, एक एक चीज ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए एग्जाम में कम समय, तो ये प्रयास हम लोग करेंगे कि कम समय में आपको मैक्सिमम प्रश्न करा दिया जाए ताकि चीजें आप रट कर जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, और अंतिम समय सिर्फ हम लोग अंतिम गेस प्रश्न की चर्चा करेंगे, जहां से ताकि आपका इस क्लास क्या हो रहा है कि आपका पूरा सोशल साइंस का रिवीजन हो रहा है। देखिए हर एक सेगमेंट से प्रश्न आएगा आपको, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, आपदा प्रबंधन से, फिर आगे सब्जेक्टिव प्रश्न मैं दिखा दूंगा आपको, फिर इसके साथ साथ रिवीजन करने के साथ साथ गेस प्रश्न, तो यहाँ से तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रूटीन वगैरह आ गया तो अंतिम समय में आपको अंतिम गेस प्रश्न से रिवीजन करते रहना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न, और जिस सब्जेक्ट में आपको लगे ना कि हाँ यहाँ पे मुझको मतलब कि दिक्कत हो रहा है, इसका केस प्रश्न चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आगे हम लोग उसी सब्जेक्ट का क्लास लाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है 10 नंबर, कह रहा है कि तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। जो तरुण भारत संघ एनजीओ है ये किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में है, तो कहां पे दिया गया है, ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सब नया नया प्रश्न मिल रहा है और यही सब प्रश्न इस साल पूछा जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इसमें से किसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं, तो अभ्रक का करते हैं, बिल्कुल माइका का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे है 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे कि इंद्रपुरी जो जलाशय परियोजना है वो किस राज्य में है। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना आप जानते हैं कहां है, हमारे बिहार राज्य में है, तो देखिए ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। असाधारण पौधों के लिए जो पुस्तक तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेड डेटा बुक जो है आपका, तो कहां पे है, ऑप्शन डी पे रेड बुक, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसमें सभी मतलब कि संकटग्रस्त जो भी है पादप है जंतु उनको रखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। ध्यान देंगे कौन जो है रबी फसल, नॉट और रबी क्रॉप, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चावल आप जानते हैं खरीफ फसल है, चावल क्या है खरीफ फसल है, तो यही रबी फसल नहीं होगा। बाकी गेहूं, चना, सरसों सभी है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि चूना जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो चूना पत्थर मतलब सीमेंट उद्योग में किसका मतलब सीमेंट वगैरह किससे बनाते हैं, तो चूना पत्थर से, तो ऑप्शन ए इसका फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलेंगे। 16 पे प्रश्न आया है कि कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है,
तो कोंकण रेल परियोजना जो है आपके महाराष्ट्र में भी है, एक गोवा में भी है, केरल कर्नाटक तक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर करे आपसे कि 1992 में जो रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में आपका अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से एक एक प्रश्न को बार बार देखकर रट जरूर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, करे कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए सर्वाधिक मतलब करे मोस्टली फाउंड इन इंडिया, तो सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी। सबसे कम पूछता तो कहते हैं हम लोग लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, और वही कहता है कि सबसे अच्छी मिट्टी जो कपास वगैरह की खेती के लिए तो वह काली मिट्टी, रेगुर मृदा। तो फिलहाल ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया था। तो भारत का जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो था वो आपके शिव समुद्रम में लगाया गया था। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहां पे स्थित है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो बिहार में कहां पे है। तो ये तो काफी आसान सा प्रश्न है, कहां पे, बरौनी में है। और कई बार पूछा गया, हर साल ये प्रश्न रिपीट होते रहता है। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखेंगे। कह रहे निम्नलिखित कारकों में से सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। काफी आसान सा प्रश्न है। सूखा कब आता है, जब आपका वर्षा की कमी हो जाए। भूकंप से सूखा आएगा, नहीं आएगा। बाढ़ से आएगा तो बाढ़ आ जाएगा, सुनामी से भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी लैक ऑफ रेन सही उत्तर है 21 नंबर प्रश्न का। चलिए सबका यहाँ पे ऑप्शन सी आना चाहिए था। 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न। कर आपसे कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय मतलब कहां पे बनाया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 22 नंबर, तो नर्मदा नदी पे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर आंसर देते चलिएगा और एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। करे जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। तो आया था बिपरजॉय आया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाएंगे। अब चूंकि रटने का ही समय है, क्योंकि अब आपके पास एक मंथ समझिए, अगर छुट्टी वगैरह हटा दिया जाए तो मात्र पेपर में शेष है। कह रहे पृथ्वी की सतह पर भूकंप सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सा, जो आपका भूकंपीय तरंग है वो सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। ये आपसे 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पी तरंग जो है प्राइमरी तरंग, इसलिए तो इसका नाम ही पड़ा, यही सबसे पहले पहुंचता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए। ये प्रश्न तो कई बार आपदा प्रबंधन का सबसे गेस प्रश्न है, हमेशा रिपीट होते रहता है। कह रहा आपसे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो संचार का कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर आपका साधन क्या है। तो मोबाइल फोन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहे आपसे कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ था। देखिए मैं बोला कि हर एक सेगमेंट से आपका प्रश्न मिलेगा, आपके ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, आपदा प्रबंधन से, हर एक सेगमेंट सब। यहाँ पे देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है। तो कलकत्ता जो आपका कॉरपोरेशन एक्ट है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका जो है पारित कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी 26 का याद रखिएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है आपसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत कहां से हुआ था। नेशनलिज्म जो है स्टार्ट में कहां से स्टार्ट मतलब कि हुआ था यूरोप में। तो ये स्टार्ट होता है आपके फ्रांस की क्रांति से, मतलब फ्रांस से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 27 का। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि राइन साम्राज्य जो राज्य संघ था, राइन जो आपका राज्य संघ था, ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था। तो नेपोलियन ने ना किया था। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है 28 का। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनका उत्तर सही है। 29 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखेंगे। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, किसने लिखा था। तो अप्रैल थीसिस जैसे ही आए आपको लेनिन सही उत्तर कर देना है। किसने लिखा था, लेनिन ने। देखिए यहाँ पे लिखा भी हु रोट अप्रैल थीसिस, तो लेनिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया। तो खुदाई खिदमतगार का गठन आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम लोग सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं, इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहे आपसे लाला हरदयाल जो थे, लाला हरदयाल
वो किसके इसमें से किसकी स्थापना किए थे? तो गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे। भुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। 32 पे प्रश्न है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो जैसे ही साम्यवादी या समाजवादी आ जाए, आप जानते हैं कौन था सोवियत संघ, रूस था। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 32 का ऑप्शन भी जो विद्यार्थी सोच रहे थे आंसर, उनका उत्तर बिल्कुल सही था। 33 नंबर प्रश्न है कि करे कि इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कृति है आपका, जो आपका 95वें थीसिस जो है, 95 थीसिस, तो यही इनकी कृति है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। 34 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखेंगे कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो हिक्की साहब ने किया था, जेम्स हिक्की ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रट कर जाना है आपको एग्जाम से पहले। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं आपसे कि यूनान इसमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान आप जानते हैं ऑस्ट्रिया, यूनान मतलब ग्रीक जो है, ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, देख लीजिएगा। यहां पे कह रहा है आपसे प्रश्न कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो आप जानते हैं गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी जाते हैं, गुजरात में जो समुद्र तट के किनारे एक जगह है दांडी, और वहीं पे साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच के और आपका नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दांडी। ऑप्शन सी सही उत्तर है 36 का। 37 नंबर प्रश्न देख ले। तो प्रश्न आपसे करा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल को कहा जाता है, जो आपके कार्ल मार्क्स की रचना थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स की रचना थी, जो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 पे प्रश्न आया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ था। हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। सबका ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वियना जो सम्मेलन हुआ था उसमें जर्मनी सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन बी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सभी थे। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न अपना देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां पूछा है हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 का ही जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे पूरा ये है एक शानदार सा मॉडल पेपर गेस प्रश्न का, जिसमें आगे मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग पूरा समाप्त करते हैं। ध्यान से कभी भी क्लास को देखिए, मैं ऐसे भी प्रयास करूं देखिए कम समय में मैक्सिमम प्रश्न आपको बता दिया जाए, ताकि आप इसको 2 बार 3 बार ही देखकर एग्जाम से पहले रट कर जाए। अब 41 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे, कितना शानदार सा प्रश्न है। कह रहे बंबई राज्य का विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन हुआ था? जैसे उड़ीसा से आपका अलग होकर बंगाल बना, बिहार बना, ऐसे बिहार से अलग होकर झारखंड बना, वैसे ही बंबई पहले हुआ करता था, अब तो उसका नाम मुंबई हो गया। तो बंबई को बांटकर मुंबई और गुजरात बनाया गया था। तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर प्रश्न। कह रहे बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न 42 का जो विद्यार्थी 19 कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कह रहे आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है कब स्टैब्लिश किया गया था? 43 नंबर प्रश्न। तो 1954 में ना। तो ऑप्शन डी पे है 1954। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1954। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे प्रश्न कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के लिए, जो चुनाव के आचार संहिता है, तो उसका निर्माण कौन करता है? 44 नंबर प्रश्न पूछा गया। तो निर्वाचन आयोग कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम ही है कि जो भी आपका इलेक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, उसका अच्छा से पालन हो रहा है कि नहीं, सब चीज देखना, उसको लागू करना इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय
3 स्तर पे है। आप जानते हैं बिहार में या पूरे हमारे देश में देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपके जो 2 अक्टूबर के दिन राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था, वो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे लागू किया था और उसने ये ऐसा सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय लागू किया जाए, जिसमें एक जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 3 स्तर पे है, तो त्रिस्तरीय हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो आंग सान सू आप जानते हैं म्यांमार की ये नागरिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 46 का। ये आप सब पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आ रहा है। चलिए 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न आपसे पूछा है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? Who was the first woman president of चिली? तो मिशेल बाचलेट थी, बिल्कुल मिशेल थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 47 का। चलिए आगे बढ़े 48 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि इसमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स। तो लोकतंत्र का भविष्य जो देखिए जातिवाद पर निर्भर करेगा नहीं, तो लोकतंत्र के सफलता में बाधक तत्व है। अलगाववाद पर निर्भर करेगा नहीं, अलगाववाद पर भी नहीं निर्भर करेगा। किस पे करेगा? फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव हो, तो इसी से पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। करें लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितने, मतलब कि लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, कितने चुने हुए सदस्य की संख्या कितना होता है, ये आपसे पूछा गया। तो 545, बाकी मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। कह रहा है इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? देखिए लोकतंत्र 2 तरह का डेमोक्रेसी होता है, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। तो जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी जो है, यहां पे ध्यान से समझेंगे तो ये आपका डेमोक्रेसी 2 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट होता है, ठीक है, जो ये पूछ रहा है, अच्छा ये आप 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं। एक इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट नाम से कि प्रत्यक्ष, मतलब कि आप जैसे 2 पर्सन खड़ा हुए इलेक्शन में, किसको चुनना है तो हम लोग खड़े हो गए और जैसे और वहां से हाथ वगैरह खड़ा करके हम लोग बता दिए कि इसका है। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट, मतलब पीपुल जो है डायरेक्ट इसमें भाग ले रहे हैं। और इनडायरेक्ट में क्या है कि हम लोग भाग नहीं ले रहे, हम लोग चुनाव करेंगे और हमारे प्रतिनिधि जो है, जो भी जिनको हम चुनेंगे, वो लोग इनडायरेक्ट रूप से हम पे शासन करेगा। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही युग है। ये पहले चलता था क्योंकि पहले राज छोटा हुआ। इसमें देखिए काफी तरह की कठिनाई है कि आप डायरेक्ट ऐसे चुन रहे हैं, तो जिसको चुन रहे हैं उसको पता चल गया कि अच्छा आपको मुझको वोट आप नहीं दे रहे हैं, तो अगर मैं शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूं, तो मैं आपको बदला भी उसका ले सकता हूं। तो इस तरह काफी तरह की समस्याएं। और राज्य बड़ा बड़ा है, तो एक जगह पे कितना लोग को एकत्रित कीजिएगा? या मान लीजिए काफी चालाक लोग हैं तो दोनों में हाथ उठा रहे हैं, ये भी मुझे पसंद है वो भी पसंद है, तब ये डर से तो ये दिक्कत है। तो इसी वजह से आजकल इनडायरेक्ट मतलब कि लोकतंत्र ही चल रहा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें चुनाव वगैरह होता है। फिर भी स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में, अमेरिका के कुछ कंटेनर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितना मतलब कि पॉपुलेशन होगा तो वहां पे ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा। ये आपसे 51 नंबर प्रश्न पूछा गया। तो 7,000 पर बना दिया जाता है, मतलब मिनिमम जनसंख्या की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें कि 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो उस समय आप जानते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लागू किया गया था। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद। तो ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकार था, तो उन्होंने ही 1975 में। अभी तक जो संसद में है आपातकाल लगाने के कई कारण हैं, जैसे कि एक होता है आपका आंतरिक अशांति, एक होता है कि बाह्य युद्ध के आधार पर लगा सकते हैं, एक राष्ट्रपति शासन होता है। तो ये चीज पहली बार हमारे संविधान की शक्ति का प्रयोग किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। करे पूरे जिले का प्रशासन कौन होता है? तो जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक जिले में आप देखते हैं एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे देख रहे हैं ना डीएम यहां पे लिखा है कि हु एडमिनिस्ट्रेट द होल डिस्ट्रिक्ट, तो कौन चलाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? ये आपसे प्रश्न पूछे। देखिए नेपाल में क्या है कि राजतंत्र है, तो वहां पर राजा का शासन है, लेकिन कब लोकतंत्र की वापसी के लिए? तो बार बार वहां पे देखिएगा सत्ता में परिवर्तन होते रहता है। तो ऑप्शन सी 2006 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा।
वहां पे पहले राजतंत्र था, तो बार बार वहां पे कभी फिर लोकतंत्र की स्थापना होता है, फिर उसको पलट दिया जाता है। सत्ता परिवर्तन आजकल हर जगह आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश में देखने को मिला, हर एक जगह तो उसी तरह सत्ता परिवर्तन वहां पे होते रहता है। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ था, मतलब जल का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था तो उसके लिए कहां पे, तो बेल्विया में हुआ था ना, बोल्विया में। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 55 का। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है प्रश्न आपसे, यहां पे देखिए दिखाई दे रहा होगा प्रश्न आपको। कह रहा है प्रश्न कि जो व्हिग है एवं टोरी ये नामक राजनीतिक दल का संबंध किस देश से है, मतलब व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल किस देश में देखने को मिलता है, तो ब्रिटेन में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते, पॉलिटिकल पार्टी मतलब पूछा है क्या कि जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, मान लीजिए पूछे कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, ये किस देश में है, तो भारत में है। उसी तरह कह रहे कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, 57 नंबर प्रश्न है। आपका इंग्लैंड है उसमें वोट देने का अधिकार 1918 में दे दिया गया था महिलाओं को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाइए। 58 पे प्रश्न आया है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, तो जो संघात्मक जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें आपका दोहरी सरकार होगा, जैसे भारत में देखते हैं राज्य स्तर पे केंद्र स्तर पे, बिल्कुल सही। स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, बिल्कुल। अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता होता है, सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 59 नंबर प्रश्न। यहां पे देखिएगा, कह रहा है आपसे कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, तो पटना नगर निगम में टोटल 75 वार्ड हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है 59 का। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है यहां पे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रहा है, बीजेपी का, तो उसमें के उनका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो उसमें बनाए गए थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कब बना था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये बना था 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद, तो ऑप्शन ए सही। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो 1952 में बना था ना, बिल्कुल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग अर्थात की एनडीसी, तो एनडीसी 1952 में बना था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा 61 नंबर प्रश्न का। और वही पूछता है योजना आयोग, तब हम कहते हैं 1950, तो फिलहाल इसका ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 62 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की जो मतलब गणना है वो आपका मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका सीएसओ है उसी का काम है इसका जनगणना वगैरह, इसका राष्ट्रीय आय की गणना करना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सीएसओ, बिल्कुल सही। अच्छा, यहां पे देखेंगे 63 नंबर प्रश्न, कह रहे y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है, तो सी तो कंजम्पशन, आई क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, आपका कितना निवेश है, बिल्कुल सही, इनकम नहीं निवेश कितना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है, तो आपका इन्वेस्टमेंट है, और सी क्या है, कंजम्पशन है, तो ऑप्शन आपका बी इसका सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि इनमें क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है, मतलब जो एनएनपी हम लोग निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो उसमें क्या शामिल नहीं करते, मूल्य ह्रास को शामिल नहीं करते नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 64 का। आगे बढ़ेंगे, 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो खनन को जो हम लोग ये आपके खनन जो है हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कृषि क्षेत्र, देखिए जो खनन है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित, कृषि क्षेत्र ये मतलब प्राथमिक क्षेत्र हो गया, पशुपालन वगैरह हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, जिसमें खनन, पशुपालन ये सभी चीज आ जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, और इसमें उद्योग वगैरह आ जाएगा, कुटीर, लघु, मध्यम सभी उद्योग इसमें आ जाएंगे, कुछ भी निर्माण करेंगे। और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसमें बैंकिंग, परिवहन ये सब चीज आ जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 66 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, तो आप जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का यही काम है कि आपका पब्लिक वेलफेयर पे जोर देना। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 67 नंबर,
इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, मतलब मान लीजिए आप पूंजी लगाते हैं, देखिए किसी भी चीज से आप जो बदले में प्राप्त होता है वो हमारी आय है, इनकम पार्ट से प्रश्न है, तो अगर आप पूंजी वगैरह लगाएंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, ब्याज मिलता है, तो ऑप्शन सी। लगान, जैसे भूमि के बदले में हमारा आय प्राप्त होगा तो उसे लगान कहते हैं। आप कहीं पे मतलब कि अपना परिश्रम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उसके बाद मजदूरी, आप उद्यमी है तो आपको लाभ हानि के रूप में लाभ होगा और आपका मतलब कि आय होगा, और वहीं पे आपके पास पूंजी है तो आप उसका इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज आपका आय होगा वो। सर इनमें से क्या संस्थागत वित्त के स्रोत हैं, संस्थागत वित्त के स्रोत इसमें से कौन है, तो देखेंगे ध्यान से, तो महाजन, व्यापारी, इस तरह सबसे हम वित्त प्राप्त करते हैं, संस्था के रूप में कौन है, तो ये सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर, तो ऐसे जो संस्था के रूप में कार्य करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय पूंजी बाजार में किस प्रकार की वित्तीय संसाधन प्राप्त किया जाता है, तो भारतीय पूंजी बाजार में आपके अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यम अवधि सभी तरह की पूंजी आप प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय बाजार की बात हो रहा है, इंडियन कैपिटल मार्केट की, तो यहां पे फिलहाल ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखें, तो यहां पे प्रश्न है, ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे और सब ऑप्शन नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, अभी प्रश्न पढ़ते हैं। करें, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त आपूर्ति कौन करता है, मतलब प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए जो भी संस्थाएं ऋण प्रदान, उन संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है, तो नाबार्ड करता है, तो ऑप्शन सी 70 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर, यहां पे देखिए कह रहा है प्रश्न आपसे 72 पे कि विकसित देश के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है, तो विकसित देश में अधिकांश हिस्सा सेवा क्षेत्र में रहता है और विकसित देश में कृषि क्षेत्र में, तो ऑप्शन सी 72 का सही उत्तर है। 73 पे प्रश्न है कि भारत की नई आर्थिक नीति, तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न आप जानते हैं 1991 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन सी तो आपको याद ही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, यहां पे देख लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मतलब कि सर्टिफिकेशन के लिए किस स्टैंडर्ड सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है एग मार्क, और गहना वगैरह के लिए हॉल मार्क, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक देखिएगा तो भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। चलिए जवाहर, यहां पे पूछा है प्रश्न कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था, कब इसको इंप्लीमेंट किया गया था जवाहर रोजगार योजना को, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 1989 में, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, जो विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर HDI मतलब जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत 1990 में हो गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 77 का। चलिए सबका ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यहां पे कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र में क्या नहीं आएगा, विनिर्माण नहीं आएगा, कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं तो इसमें आएगा नहीं, तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, अभी मैं ऊपर बता रहा था। बाकी फॉरेस्ट वाला भी चीज आ जाएगा, मछली पालन, पशुपालन सभी आ जाएगा, तो नहीं चूंकि पूछा था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कर इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था, उसमें तरह तरह की समस्याएं थी, जैसे कि उस तरह की वस्तु नहीं मिलना, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापक का अभाव, आप जानते हैं मुद्रा या, तो इन सभी समस्याओं को दूर कर दिया तो मनी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। चलिए 80 पे प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आप जानते हैं केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो यही जो है व्यापारिक बैंक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो पूरा 80 प्रश्न था। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव वगैरह प्रश्न है, हिस्ट्री में जैसे 1 से 6 तक पूछा गया है, 3 का जवाब नहीं, इसी तरह पूरा नीचे है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, तो अगर आप चाहते हैं इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल ये जरूर बताइएगा
कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। बाकी ये सभी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे सेंड किया था, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे आप AR कैरियर पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। आगे और किस क्लास और किस विषय का क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इन सभी प्रश्नों को रट जरूर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।